अब चलिए स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण से, चाहे वो एक अवतल दर्पण है चाहे एक उत्तल दर्पण है, उससे प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं। क्योंकि आगे पूरी ही प्रकाशिकी में हमें बार बार प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा वस्तु का, तो हमें ये पता हो कि कौन सी प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद किस तरह से परावर्तित होती है। तो सबसे पहला नियम जो हमें याद रखना है वो इस प्रकार है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आकर के आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। कुछ इस तरह से जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष को काटेगी वो होगा मुख्य फोकस। यह नियम एक अवतल दर्पण के लिए भी वैध है और साथ के साथ उत्तल दर्पण के लिए भी वैध है कि एक उत्तल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आकर के आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो हमेशा मुख्य फोकस से ही गुजरेगी। कुछ इस तरह से वो इस तरह से हो जाएगी हमारी परावर्तित। लेकिन उत्तल दर्पण के केस में वो वास्तव में मुख्य फोकस से नहीं गुजरेगी, लेकिन इस परावर्तित किरण को जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो वो जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी वो होगा मुख्य फोकस। और प्रतिबिंब के बनने से संबंधित जो दूसरा नियम आपको याद रखना है वो पहले नियम का जस्ट उल्टा है कि मान लीजिए एक प्रकाश किरण दर्पण से टकराने से पहले ही मुख्य फोकस से गुजर गई, मतलब वो जाकर दर्पण से जब टकराती है उससे पहले वो मुख्य फोकस से गुजरी, तो परावर्तन के बाद वो जो प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। कि अगर समानांतर आई तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी और परावर्तन से पहले ही वो मुख्य फोकस से गुजरती हुई जाकर टकराई तो परावर्तन के बाद समानांतर हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट इस उत्तल दर्पण के लिए भी वैलिड है कि मान लीजिए ये जो प्रकाश किरण है वो इस दर्पण से आकर तो टकराए, लेकिन टकराए किस तरह से कि आपतित प्रकाश को जब मैं आगे बढ़ाऊं तो ऐसा लगे कि वो मुख्य फोकस पर जाकर टकराने की कोशिश कर रहा था। तो परावर्तन के बाद ये जो हमारी परावर्तित किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। तो ये दोनों नियम आपको याद रखने। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं तीसरा नियम। और तीसरा नियम ये कहता है कि अगर आपतित प्रकाश वक्रता केंद्र से होता हुआ अगर किसी दर्पण पर जाकर टकराता है तो वो जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस लौट आता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर आप इस आपतन बिंदु पर अभिलंब डालोगे तो आपको हमेशा वक्रता केंद्र से ही मिलाना होता है, क्योंकि ये जो हमारा दर्पण है वो एक खोखले गोले का भाग है और जब हम वक्रता केंद्र को आपतन बिंदु से मिलाते हैं तो यह है उसकी त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा गोले की सतह के लंबवत होती है। तो ये इस सतह से जितना कोण बनाएगा अभिलंब या ये वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली लाइन वो होगा 90 अंश। अब आप देख सकते हो कि आपतित प्रकाश और ये अभिलंब दोनों एक ही दिशा में है, तो आपतन कोण हो गया 0 और परावर्तन कोण भी क्या आएगा इस स्थिति में 0। तो जैसे प्रकाश जाएगा वैसे ही वापस लौट आएगा। यही नियम अवतल दर्पण के लिए भी है और यही नियम इस उत्तल दर्पण के लिए भी है कि अगर कोई प्रकाश किरण कुछ इस तरह से उत्तल दर्पण से जाकर टकराती है कि आगे बढ़ाने पर वो कहीं वक्रता केंद्र पर जाकर मिलेगी तो वो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। और अगला नियम जो आपको याद रखना है वो इस प्रकार है कि अगर आपतित प्रकाश किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु जिसे हम ध्रुव कहते हैं उस पर जाकर टकराता है तो ये जो मुख्य अक्ष है वही अभिलंब का काम करती है। यह आपको पता होना चाहिए कि फिर से वक्रता केंद्र को जैसे ही मैं आपतन बिंदु से मिलाऊंगा तो मुख्य अक्ष ही कहलाएगी मेरी अभिलंब, और ये वाला जो कोण है वो कहलाएगा आपतन कोण। और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस नियम का पालन करते हुए ये जो हमारा प्रकाश है वो परावर्तित हो जाएगा कुछ इस तरह से। और ये जो किरण आरेख मैंने आपको बनाकर दिखाया है वो एक अवतल दर्पण के लिए है। बिल्कुल इसी तरह से आप एक उत्तल दर्पण के लिए भी किरण आरेख बना सकते हो। अब चलिए हम ये समझते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बनाने के नियम हमने सीखे हैं इनकी सहायता से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनाते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है AB और ये वक्रता केंद्र के पीछे रखी हुई है और मुझे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है इस अवतल दर्पण के लिए। तो जो मैंने आपको अभी 4-5 नियम सिखाए हैं उनमें से आप कोई भी 2 नियम लगा लीजिए और इन दोनों ही नियमों को लगाते हुए हम वस्तु का ये जो सबसे ऊपर वाला सिरा है उसका निर्धारण करेंगे। तो पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण परावर्तन से पहले मुख्य फोकस से गुजर गई तो क्या होगा, परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है कुछ इस प्रकार से। ये होगी हमारी परावर्तित किरण। और दूसरा आप क्या ले सकते हो कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर के टकराती है तो वो परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है,
मुख्य फोकस से। और ये दोनों ही प्रकाश किरणें जहां पर काट रही हैं वहां पर बनेगा बिंदु बी का प्रतिबिंब, जिसे हम कहेंगे बी डैश। अब पूरी की पूरी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे मिले, तो आप इस बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालें, वो लंब जहां काटेगा उस बिंदु पर आपको मिलेगा बिंदु ए का प्रतिबिंब ए डैश, और ये आपका पूरा जो लंब है वो देगा आपको वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। और यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं दोनों प्रकाश किरणों को लो। अगर आप एक प्रकाश किरण इस दर्पण के ध्रुव पर डाल देते कुछ इस तरह से, तो क्या होता कि ये जो हमारी मुख्य अक्ष है वही अभिलंब का काम करती, और एंगल आई बराबर एंगल आर का प्रयोग करते हुए जब ये प्रकाश किरण परावर्तित होती तो आप फिर से देखते कि ये भी उसी बिंदु पर जाकर के मिलती। तो आपको कोई भी दो प्रकाश किरण लेनी है और देखना है कि परावर्तन के बाद वो कहां काट रही है एक दूसरे को, वहां पर बिंदु बी का प्रतिबिंब मिलेगा, और जैसे ही उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर आप एक लंब डालोगे आपको मिल जाएगा पूरी वस्तु का टोटल प्रतिबिंब। अब चलिए बिल्कुल इसी तरह से ये जो वस्तु है ए बी, उसका प्रतिबिंब इस उत्तल दर्पण के लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले बिंदु बी से मैं जो प्रकाश किरण डाल रहा हूं वो है वक्रता केंद्र पर, और कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाकर टकराती है, आपतित प्रकाश किरण, तो वो जिस रास्ते से जाकर टकराती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। दूसरा नियम मुझे ये भी पता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है वो होता है मुख्य फोकस। और ये दोनों ही प्रकाश किरणें जहां एक दूसरे को काटेंगी वहां पर बनेगा प्रतिबिंब। आप देख सकते हो कि वास्तव में तो ये दोनों प्रकाश किरणें कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि ये तो इस रास्ते से वापस हो रही है और ये जा रही है इधर। तो हम क्या करेंगे, इनको जब पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाने पर कहीं एक काल्पनिक हमें प्रतिबिंब बनेगा जो कि दर्पण के अंदर दिखेगा हमें। ये रहा वो प्रतिबिंब, और जहां पर ये दोनों काट रही होंगी वो होगा बिंदु बी का प्रतिबिंब बी डैश, और फिर से वही कि मुख्य अक्ष पर एक लंब डालोगे तो आपको मिलेगा ए डैश, और ये बी डैश ए डैश आपको देगा वस्तु का पूरा एक प्रतिबिंब। देख सकते हो आप कि ये जो हमारा उत्तल दर्पण है उसके लिए प्रतिबिंब काल्पनिक है, क्योंकि वास्तव में ये जो हमारी आपतित प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तन के बाद एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। और बात करें इस अवतल दर्पण की, तो इसमें जो प्रकाश किरणें हैं वो यहां पर एक बिंदु पर काट रही हैं, यहां पर हमें मिलेगा एक वास्तविक प्रतिबिंब। और एक जरूरी बात जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होती कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। तो ये जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है इसे एक पर्दे पर पकड़ा जा सकता है। मान लो यहां पर मैं एक व्हाइट कलर का पर्दा लगा दूं तो मैं क्या देखूंगा, इस वस्तु का जो फोटो है, इसका जो प्रतिबिंब है उस पर्दे पर मुझे दिखेगा। और जिस प्रतिबिंब को हम काल्पनिक कह रहे हैं, जैसा कि इस उत्तल दर्पण के द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, उस प्रतिबिंब को हम कहीं भी पर्दा लगा करके पकड़ नहीं सकते। वो प्रतिबिंब बन रहा होता है किसके अंदर, दर्पण के अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसमें अंतर क्या होता है, और दर्पण के लिए प्रतिबिंब जो है वो किस तरह से बनाया जाता है। अब चलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या जो होती है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है और उस संबंध का निगमन किस तरह से किया जाता है।